दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वहीं उसका नौकर सत्या उसका कार धो रहा होता है। तब पर आकर उसे बोलता है कि तुम्हें कितनी देर लगेगी कार धोने में। ये सुन सत्या बोलता है कि साहब, कार धोने का काम आपको क्या आसान लगता है। यह सुन प्रभाकर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कार धोने सिखाता हूँ। और वो पाइप लेकर खुद ही अपनी कार को धोने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे आ जाते हैं और वो खुद को धोने के लिए बोलता है। यह देख प्रभाकर कहता है कि ठीक है, तुम सब लाइन में खड़े हो जाओ, मैं तुम सबको एक साथ ही धो दूंगा। और वो फिर उन सबको नहाने लगता है। अब जब बाद में सारे बच्चे चले जाते हैं तब उसका नौकर सत्या बोलता है कि साहब, आपको गांव के इन सभी बच्चे से इतना लगाव क्यों है। तब प्रभाकर कहता है कि यह बात जानने के लिए तुम्हें 30 साल पहले जाना होगा। और स्टोरी हमें 30 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक सरकारी हॉस्पिटल तमिलनाडु का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गांव के हॉस्पिटल के बाहर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। यहाँ पर चिन्नप्पा नाम के एक आदमी हॉस्पिटल में बहुत ही परेशान लग रहा होता है, क्योंकि उसकी पत्नी का आज डिलीवरी चल रही थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक डॉक्टर नर्स आती है और उसे बताती है कि मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। ये बात सुनकर चिन्नप्पा को सदमा लग जाता है और वो एकदम से नीचे बैठ जाता है। यह देख नर्स बोलती है कि अरे लड़की हुई तो क्या हुआ, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। आजकल लड़की भी अपने माता पिता का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें भी बहुत ही खुश रखेगी। लेकिन वो हाथ जोड़कर वहाँ से बाहर चले जाता है। लेकिन जैसे ही गांव वाले को ये खबर मालूम चलता है तब वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होकर नाचने लगता है। और तभी वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। वही नर्स खिड़की से उन लोगों को नाचता हुआ देखकर शॉक हो जाती है और वो अपने हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से पूछती है कि आखिर ये लोग इतने नाच क्यों रहे हैं। तब वो बताता है कि मैडम, आप इस गांव में नई आई हुई है, इसीलिए आपको कुछ पता नहीं है। दरअसल यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पर एक गांव है और वहाँ पर राजेंद्र नाम का एक मुखिया रहता है। लेकिन जब वो इस गांव का मुखिया बना तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। इतनी ही कम उम्र में उसे जबरदस्ती गांव का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। लेकिन राजेंद्र वंश परंपरा के बिल्कुल भी खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि उसके ही परिवार से एक आदमी आगे जाकर मुखिया बने, इसीलिए उसने शादी ही नहीं की। वो इलेक्शन करवाकर गांव के काबिल व्यक्ति के हाथ में जिम्मेदारी सौंपना चाहता था और इसी वजह से गांव वाले भी उसके बहुत ही इज्जत किया करते हैं। राजेंद्र ने अपने गांव के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम करके उसने अपने राज्य में गांव को बहुत ही बेस्ट बना दिया है। लेकिन कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट में जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए एक योजना आई थी, जिसमें कि कपल को सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करना था। लेकिन तब यहाँ पर इस गांव में सभी लोगों को सिर्फ लड़के ही होने लगे, किसी को भी लड़की नहीं हुई। और इस तरह से अब तक इस गांव में 60 लड़के पैदा हो चुके थे और 2-3 साल तक इस गांव में बारिश भी नहीं हुई। इसीलिए गांव के लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारे गांव में शायद किसी का श्राप लग चुका है। तो इन लोगों ने अपनी कुल देवी से प्रार्थना की कि उनके ऊपर जो समस्या आई है उसे जल्दी से सुलझा दे। और तब जाकर आज इतने समय के बाद 60 लड़कों के बाद एक लड़की पैदा हुई है और यहाँ पर बारिश भी हुई है। इसीलिए गांव के सभी लोग बहुत ही खुश हैं। और वो डॉक्टर मैडम इस बच्चे को देखकर कहती है कि इतने सारे लड़कों में ये कैसी पली बढ़ेगी। खैर अगले दिन गांव में बेटी पैदा होने की वजह से और बारिश होने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं गांव के मुखिया राजेंद्र चिन्नप्पा और उसकी वाइफ को धन्यवाद करते हैं ये कहकर कि तुम्हारी बेटी होने की वजह से गांव की सारी समस्या दूर हो गई है। ये लड़की हमारे गांव के लिए बहुत ही भाग्यशाली है, इसीलिए ये लड़की हमारे गांव से कभी भी बाहर नहीं जाएगी। यह बात सुनकर चिन्नप्पा कहता है कि मुखिया जी, मेरी बेटी की शादी होने के बाद तो ये दूसरे गांव जा सकती है ना। ये सुन राजेंद्र बोलता है कि नहीं, तुम्हारे लड़की को हमारे गांव में 60 लड़के जो पैदा हुए हैं उन्हीं में से किसी एक लड़के को चुनकर उसे शादी करनी पड़ेगी। वहीं ये बात सुनकर चिन्नप्पा और उसकी वाइफ परेशान हो जाती है। लेकिन गाँव के लोग तो उनसे बहुत ही ज्यादा विनती करने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी को हमारे गाँव में रहने दो, अगर वो गाँव से बाहर गई तो फिर से यहाँ पर अकाल पड़ जाएगा। वही मुखिया जी भी राजेंद्र से बोलते हैं कि बड़े हो जाने के बाद ये राजा खुद तय करेगी कि इन 60 लड़कों में से वो किससे शादी करेगी और वो जिससे भी शादी करेगी मैं गांव का उसे अगला प्रेसिडेंट बना दूंगा और मैं अपने सारे जायदाद भी उसे दे दूंगा। अब यह सुनने के बाद चिन्नप्पा तुरंत इस बात के लिए मान जाता है। अब गांव के 60 लड़के के साथ राजा भी धीरे धीरे बड़े होने लगती है
और इसी के साथ वो सभी लड़के भी उसके पीछे पड़े रहते थे, क्योंकि उन लड़कों के पेरेंट्स ने उनसे कहा था कि राजा को इम्प्रेस करने के मौका नहीं छोड़ना। अगर वो तुमसे पड़ जाएगी तो तुम इस गांव के प्रेसिडेंट हो जाओगे और मुखिया जी की सारे धन संपत्ति भी तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए बचपन से ही वो सभी लड़के इनके पीछे पड़े रहते थे। अब इसी दौरान हमें मालूम चलता है कि राजा के पिताजी की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। खैर, अब समय बीतते जाता है और राजा और वो 60 लड़के बड़े हो जाते हैं। वहीं राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार भी होती है। राजा अपने माँ के साथ एक दिन मुखिया जी के घर पर जाते हैं। वहाँ वो उनसे विनती करते हैं कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहती हूँ। तब तक वहाँ पर गांव के सभी लोग भी पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ पर मुखिया जी उसे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने से मना कर देता है। वहीं राजा की मॉम बोलती है कि वचन देने वाला इसके पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब वो लोग गाँव से बाहर जा सकते हैं ना। लेकिन मुखिया जी बोलते हैं कि वचन देने वाला नहीं है तो क्या हुआ, उसका वचन तो है ना। इस गांव के भलाई के लिए राजा कहीं भी नहीं जा सकती गांव को छोड़कर। वहीं ये बात सुनने के बाद राजा बहुत ही निराश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें हैदराबाद को शहर को दिखाया जाता है, जहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को देखते हैं और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का बॉस होता है सिंघम। इसी कंपनी में कृष्ण नाम का एक शख्स भी काम करता है जो कि एक सिविल इंजीनियर है। सिंघम वहाँ पर उसे कहता है कि कृष्णा, ये खुशी की बात है, दरअसल हमें बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और तुम्हें ही उस गांव में जाकर इस बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। वहीं ये सुन कृष्णा भी खुश हो जाता है और तभी उसी कंपनी में राजू नाम का दूसरा बंदा भी काम कर रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने जॉब से फ्रस्ट्रेट होकर टेरेस पे चढ़कर नीचे कूदकर अपनी जान देने वाला होता है। वहीं नीचे सभी लोग उसे ऐसा न करने के लिए बोल रहा होता है और तभी वहाँ टेरेस पर फोन करते हुए कृष्णा आ जाता है। उसे देख राजू को लगता है कि कृष्णा शायद उसे बचा लेगा और उसे नीचे आने के लिए कहेगा, लेकिन कृष्णा तो उसे कुछ भी नहीं बोलता, उल्टा उसे बोलता है कि जल्दी से तुम अपनी जान दे दो। ऐसा कहकर वो अपनी केबिन में आ जाता है। अब यहाँ पर राजू अपनी जान देने से डरने लगता है और वो नीचे उतर जाता है। वहीं उसके बाद वो कृष्णा राजू के केबिन में जाता है और उसे बोलता है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। तब कृष्णा उसे बताता है कि मैं किसी का भी मदद नहीं करता। ये सुनकर राजू बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों। तब वहाँ पर कृष्णा बोलता है कि मेरा ये उसूल है कि किसी का भी मदद मत करो और खुश रहो। लेकिन राजू बोलता है कि ये उसूल तुमने कब से पाला। तब कृष्णा उसे बताता है कि बचपन में उसने जितने भी लोगों की मदद की, मदद करने के बाद उसके साथ बुरा ही हुआ और इसी के साथ वो बड़ा होते गया और लोगों की मदद करने की वजह से उसे मार भी खाना पड़ा। इसीलिए उसने तय किया कि अब से वो किसी का भी मदद नहीं करेगा और तब से उन्होंने लोगों की मदद करना बंद कर दिया। खैर, अब यहाँ पर कृष्णा और उसके दोस्त को उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गांव भेज दिया जाता है। वहीं वो दोनों भी गांव के लिए निकल जाते हैं। अब गांव पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और गाड़ी चलाते वक्त राजू को नींद आ रही थी। तब वो कृष्णा को थोड़ी देर ड्राइव करने के लिए बोलता है, लेकिन कृष्णा किसी का भी मदद नहीं करता, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद कृष्णा वहाँ पर गाना सुनते हुए सो जाता है। वही गाना सुनने के बाद राजू को भी आंख लग जाता है और वो भी सो जाते हैं। अब ये दोनों ऐसे ही सो रहे होते हैं और उनकी गाड़ी ऐसे ही जा रहा होता है और तभी अचानक एक मोड़ में उसकी गाड़ी किसी खेत में चली जाती है और एक बड़ा सा पेड़ में टकरा जाता है। वहीं पेड़ से टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जब उन लोगों का आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो दोनों एक पेड़ से लटके हुए हैं और बहुत सारे गांव के लड़के उन्हें मारने के लिए नीचे खड़े होते हैं। अब उनमें से एक पानी नाम का बंदा हथियार लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। यह देख वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मुखिया जी आ जाता है और उन्हें रोकते हुए बोलता है कि मैंने ही उन दोनों को यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर कृष्णा को जान में जान आता है और उसे मालूम चलता है कि बॉस ने उसे इसी गाँव में काम करने के लिए भेजा है। खैर, यहाँ पर कृष्णा मुखिया जी से बोलता है कि बताइए हमें क्या काम करना है। मुखिया जी ये सुन बोलता है कि तुम्हें
तुम्हें यहाँ पर 7 टॉयलेट बनाने होंगे। यह बात सुनकर कृष्णा हैरान हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि मेरे बॉस ने मुझे यहाँ पर फंसा दिया है। दरअसल वो मुझसे बदला लेना चाहता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि कुछ समय पहले कृष्णा अपने बॉस के साथ दोनों साइड का उद्घाटन करने के लिए गए थे, जहाँ पर बिल्डिंग बनाने के काम शुरू ही होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। यहाँ पर सिंघम को लगता है कि कृष्णा शायद उसे बचा लेगा, लेकिन कृष्णा किसी को भी मदद नहीं करता, इसीलिए वो वहाँ से चले जाता है। और वो सारे गुंडे मिलकर सिंघम को बहुत ही पीटते हैं और इसी का बदला लेने के लिए सिंघम ने उसे इस गांव में टॉयलेट बनाने के लिए भेज दिया था। खैर यहाँ पर कृष्णा को तो मन नहीं होता ये काम करने का, लेकिन उसके सारे सर्टिफिकेट उसके बॉस के अंडर में था। अगर वो नहीं करता तो उसके बॉस उसके सर्टिफिकेट को पानी में बहा देता, इसीलिए कृष्णा उस काम करने के लिए मान जाता है। लेकिन यहाँ पर गांव के सारे लड़के कृष्णा और राजू को गांव आने से मना कर देता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राजा ने इन्हें देख लिया तो राजा को शायद इनसे प्यार हो जाएगा। लेकिन मुखिया जी उन्हें समझाते हुए बोलता है कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि हमारे गाँव में अभी तक एक भी टॉयलेट नहीं है। अब ये सुन सभी लड़के सोचते हैं और बोलते हैं कि अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट काम है तो हमारी भी एक शर्त है, राजा जब गांव में टहलती रहेगी तब यहाँ पर काम नहीं होगा। ये बात सुनकर कृष्णा पहले तो इरिटेट होता है, लेकिन वो गांव वाले की बात मान लेता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, टॉयलेट कहाँ पर बनाना है हमें वो एरिया दिखाओ। तब वो लोग गाँव के अंदर नहीं बल्कि गाँव के बाहर का खेत का एरिया दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें यहीं पर टॉयलेट बनाना है। ये देख कृष्णा बोलता है कि अगर टॉयलेट तुम गाँव के अंदर बनाओगे तो ठीक रहेगा, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम हमारे पवित्र घर में टॉयलेट नहीं बना सकते, यह यहाँ के रीति रिवाज है। अब यहाँ पर कृष्णा उसके बात ये भी मान लेता है। अब उसके बाद कृष्णा और राजू को रहने के लिए कमरा दिया जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पुराना था। लेकिन फिर भी कृष्णा और उसके दोस्त यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सफाई करते हुए वहाँ पर रहने लगता है। अब काम करने के पहले दिन कृष्णा उन सभी से बोलते हैं कि हमने 2 से मजदूर मंगवाए थे, वो कहाँ पर है। तब पानी नाम का बंदा बोलता है कि इस गाँव में कोई भी मिस्त्री नहीं है और मजदूर तुम्हें नहीं मिलेंगे, हम 60 लोग हैं, हमें सिखाकर ही तुम्हें काम करना होगा। अब ये सुनकर कृष्णा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और वो धीरे धीरे सभी लोगों को सिखाकर काम करवाना शुरू कर देता है। लेकिन वो लोग कुछ ही देर काम करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। वहीं राजा उन्हें रोकता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि मुझे राजा के लिए दूध लेकर जाना है, तो दूसरा बोलता है कि मुझे राजा के लिए फूल लेकर जाना है। और इस तरह से सभी लोग बहाना बनाते हुए वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर कृष्णा उन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर ये दोनों भी अपने रूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर कृष्णा सोचता है कि मुझे राजा से मिलकर इस प्रॉब्लम के बारे में बताना ही होगा, इसीलिए वो अपने दोस्त को लेकर राजा के घर पर चले जाता है उनसे मिलने के लिए। वहीं यहाँ पर उसके दोस्त राजू बहुत ही डर रहा होता है कि कहीं अगर उन दोनों को यहाँ पर किसी ने देख लिया तो गांव वाले उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कृष्णा गांव वाले से छुपते हुए राजू को राजा के घर पर ले जाता है और उन्हें राजा को ढूंढने के लिए बोलता है। लेकिन अंदर तो उसे लड़की नहीं मिलती। इतने में ही उसकी मॉम पानी पीने के लिए उठती है, तो वो दोनों कोई उसे देख न ले इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। वहीं कृष्णा दीवार से कूद कर जा ही रहा होता है कि तभी उसी टाइम पर वो लड़की राजा वहाँ पर आ जाती है और अचानक ही वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लेकिन कृष्णा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से भागकर अपने रूम आ जाता है। अब रूम आकर वो डरने लगता है कि लड़की ने अगर गांव वाले को ये बात बता दी तो गांव वाले उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राजू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लड़की अभी तक किसी को नहीं बताई है, क्योंकि अगर उसे बताना होता तो उसने अब तक बता दिया होता। अब नेक्स्ट डे को उनके रूम में 2 लड़के आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ चलो, राजा तुम्हें बुला रही है। वहीं उन दोनों को चेहरे ढककर राजा के पास लाया जाता है। वहीं वहाँ पर कृष्णा और राजू दोनों ही माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आती है और कहती है कि 3 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक तुमने सिर्फ 3 ही लाइन लगाई है, इतने स्लो काम करोगे तो काम कब तक पूरा होगा। यहाँ पर कृष्णा बोलता है कि यह सब कुछ तुम्हारी गलती है, गांव के सारे लड़के तुम्हारे नाम लेकर 1 घंटे के बाद वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। सुबह के टाइम हम लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम बाहर घूम रही होती हो, तो तुम ही बताओ काम कैसे कंप्लीट होगा। ये सुन राजा बोलती है कि ठीक है, अब काम
तो सुबह के टाइम पर ही होगा। अब ये सुन लड़के बोलते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है। तब राजा बोलती है कि कृष्णा के आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और तुम लोग उसके इशारों पर ही काम करना। पहले तो कृष्णा इसके लिए नहीं मानता, लेकिन बाद में मान जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि राजा कृष्णा के प्यार में पड़ चुकी है और वो दिन भर कृष्णा के आसपास ही रहने लगती है और इसी तरह से टॉयलेट का काम भी पूरा हो जाता है। लेकिन उद्घाटन के दिन सभी लोग टॉयलेट देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने टॉयलेट की सीट कुछ अलग ही तरीके से लगाई थी। वहीं कृष्णा अपनी आंखों से पट्टी खोलकर जब देखता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो उन लड़कों से बोलता है कि तुमने ये क्या किया। वो उन लड़कों से बोलता है कि मैंने तुमको ऐसा बनाने के लिए कब कहा था, लेकिन वो सभी लड़के उल्टा उसे ही बोलते हैं कि तुमने ही ऐसे कहा था। यह देखकर कृष्णा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो मुखिया जी से बोलता है कि मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पर अब काम नहीं कर सकता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मुखिया जी उसे रोकते हुए उसे माफी मांगता है और वो बोलता है कि अब तुम जैसे कहोगे वैसे ही काम होगा, लेकिन प्लीज तुम अपना काम पूरा करके ही जाना। यहाँ पर मुखिया जी उन लड़कों को भी डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से उन दोनों को बहुत ही तकलीफ हुई है, अब से वो जैसा कहेगा तुम लोग को वैसा ही करना पड़ेगा। वही वो लड़के भी बोलते हैं कि ठीक है, कृष्णा जैसा बोलेगा हम भी वैसा ही काम करेंगे, लेकिन उसे जल्दी से अपने काम खत्म करके यहाँ से जाना होगा। अब नेक्स्ट डे को कृष्णा मंदिर में प्रे करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर राजा भी आ जाती है। कृष्णा उसे देखकर इधर उधर देखने लगता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर हम दोनों को किसी ने एक साथ में देख लिया तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा हंगामा हो जाएगा। तब राजा बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उस दिन के किस का क्या, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात किसी को ना बताओ तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। अब मदद के नाम सुनकर कृष्णा वहाँ से दूर भागने लगता है, क्योंकि वो किसी को भी मदद नहीं करता, लेकिन इस बार उसे राजा की बात मानना पड़ता है। वो बोलता है कि ठीक है। फिर राजा उसे कल सुबह 9 बजे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन तभी उन दोनों के साथ में पानी देख लेता है और थोड़ी देर के बाद वो एक हथियार लेकर कृष्णा के पास आता है और उसे धमकाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें और राजा को एक साथ में देख लिया है, तुम्हारे उससे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं ये बात सभी लड़कों को जाकर बता दूंगा। कृष्णा बोलता है कि ठीक है जाओ तुम सबको बता दो, लेकिन रात को जो तुमने मुझसे बोला था मैं भी वो राजा को सारी बात बता दूंगा। अब दरअसल उस रात को हुआ यह था कि पानी उन दोनों को एक साथ देखने के बाद पानी ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली और वो टल्ली होकर कृष्णा को मारने के लिए उसके पास आया। वो कृष्णा की तरफ हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके गले लग जाता है और उसे थैंक यू कहने लगता है। वो बोलता है कि मुझे वह राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसे नफरत करता हूँ, मैं तो उसे शादी भी नहीं करना चाहता। दरअसल जब मैं 12वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हुआ था तो मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर सिटी में जाना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया, ये कहकर कि यहाँ रहकर तुम राजा को पटाओ और उसके साथ शादी करके इस गांव के अगला प्रेसिडेंट बनो, तुम्हें मुखिया जी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब यह जानकर मैंने 1-2 बार राजा को पटाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मुझसे नहीं पटी और मुझे लगता है कि उस राजा के चक्कर में गांव के सभी लड़के बर्बाद हो जाएंगे। राजा तो किसी एक ही लड़के से शादी करेगी, लेकिन बाकी के लड़के के क्या होगा। अब यही सारी बात नशे के हाल में पानी कृष्णा को सब कुछ बता देता है, लेकिन तभी वहाँ पर राजा आ जाती है और पानी की सारी बात सुन लेती है। अब पानी की यह बात गांव के किसी भी लड़के को मालूम ना चले, इसीलिए राजा उसे कहती है कि कृष्णा जब काम कर रहा हो तो उसे कुछ समय के लिए मेरे पास भेज देना। वही पानी भी ऐसा ही करने लगता है और इसी तरह से राजा और कृष्णा एक साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि कृष्णा को राजा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए कृष्णा को भी राजा से प्यार हो जाता है। यहाँ पर रोज राजा कृष्णा के लिए बहुत ही अच्छे खाना बनाकर लाती और रात को राजा कृष्णा को ऐसी जगह पर ले जाती जहाँ से उसे गांव का पूरा व्यू दिखाई देता और इसी तरह से रोज ये दोनों मिल रहे होते हैं। अब उसी बीच एक दिन मुखिया जी और गांव के कुछ लोग कृष्णा के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि बाकी के काम कब तक खत्म होगा।
कृष्णा बोलता है कि 1 हफ्ते के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा। अब उसके अगले दिन बारिश हो रही होती है और राजा कृष्णा को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और जानबूझकर भीगते हुए राजा कृष्णा के पास आती है और उसे बोलती है कि मुझे बारिश बहुत ही ज्यादा पसंद है। वहीं यहाँ पर कृष्णा भी बोलता है कि मुझे भी बारिश बहुत ही पसंद है। अब यहाँ पर ये दोनों मस्ती करते हुए दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और तभी यहाँ पर कृष्णा को मालूम चलता है कि राजा का आज बर्थडे है, इसीलिए वो उसके लिए एक लकड़ी का छोटा सा रिंग बनाता है। वहीं हम गांव में देखते हैं कि राजा के आज बर्थडे होने के कारण वो किसके साथ शादी करने वाली थी। राजा वहाँ पर उस लड़के का नाम बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर राजा कृष्णा से मिलने के लिए जंगल आ जाती है और वो राजा से मिलकर अपने प्यार का इजहार कर देती है। वहीं ये सुनकर कृष्णा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने साथ लाए हुए रिंग राजा को पहना देती है। वहीं नेक्स्ट डे को हम देखते हैं कि वो दोनों एक ही जगह पर प्यार से सो रहे होते हैं, लेकिन तभी गांव के सभी लोग वहां पर आकर उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेता है। अब ये सब देखकर गांव में बहुत ही ज्यादा हंगामा होने लगता है, जिसके लिए यहाँ पर पंचायत भी बुलाई जाती है। वहीं यहाँ पर गाँव के सभी लोग कृष्णा के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर राजा की मॉम आकर बोलती है कि मेरी बेटी ने आज इस लड़के को अपने पति के रूप में चुन लिया है और सभी गांव वाले ध्यान से सुन लो, तुम लोगों की वजह से हमने बहुत ही कुछ सहा है। मेरे पति के वचन के वजह से उनके मरने के बावजूद भी मैं अपनी बेटी को कहीं पर भी नहीं ले गई। आज तक उसने इस गांव से बाहर भी कदम नहीं रखा है और इन 60 लड़कों में से अगर किसी एक लड़के के साथ उसकी शादी हो भी गई तो बाकी लड़कों तो ऐसे ही आवारा ही बैठे रहेंगे। इन लोगों को तो सिर्फ खेती करना ही आता है। मेरी बेटी ने इन लोगों में से एक से शादी कर भी ली तो बाकी लड़कों को क्या होगा। यह सारी बात सुनने के बाद मुखिया जी को भी उसकी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि अगर कृष्णा राजा से शादी करना चाहता है तो उसे अपनी शादी से पहले हमारे 60 कुमारे लड़के को शादी करवानी होगी। अब यह बात सुनकर कृष्णा शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने किसी का भी हेल्प नहीं किया है और अब उसे 60 लड़के की शादी करवानी थी, लेकिन कृष्णा राजा के साथ शादी करने के लिए ये शर्त मान लेता है। तो अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा राजा के साथ उन सभी लड़के को लेकर शहर में पहुंचता है। इन गांव के लड़कों ने कभी शहर नहीं देखा था। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखकर राजा और ये सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर कृष्णा उन सभी को लेकर घर आता है। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसकी बहन को लड़के वाले देखने के लिए आए थे। दरअसल लड़का फॉरेन में काम करता है, लेकिन फिलहाल वो आया नहीं है। वही यहाँ पर कृष्णा के साथ उन 60 लड़कियों को देखकर उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं। वहीं कृष्णा के पिताजी उसे बोलता है कि यह लड़के कौन है और हमारे घर पर क्या कर रहा है। तब कृष्णा बोलता है कि यह लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, काम मिलने के बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे, मैं बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। अब उसके बाद कृष्णा सोच में पड़ जाता है कि वो इतने सारे लड़कों को कहाँ पर रखेंगे। तभी उनमें से एक लड़का किसी घर की बेल बजा देता है। वो आदमी कृष्णा को देखकर उसे घर के अंदर बुला लेता है। वहीं कृष्णा भी उस लड़के को लेकर अंदर चले जाता है। वहीं वह आदमी कृष्णा से बोलता है कि 1 साल पहले तुमने मुझे एयरपोर्ट पर सही टाइम पर ड्रॉप किया, जिस वजह से मेरे लाखों में फायदा हुआ था और इसीलिए तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद। वहीं यहाँ पर कृष्णा को मालूम भी नहीं होता कि आखिर इस आदमी को उसने कब हेल्प की थी। खैर यहाँ पर वो आदमी कृष्णा के साथ जो लड़का होता है वो इसके बारे में पूछता है। तब कृष्णा बोलता है कि यह मेरा दोस्त है और काम ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन उसे कहीं पर भी रूम नहीं मिल रहा। वो आदमी बोलता है कि मेरे बेटे की रूम खाली है, तुम इसे कुछ दिन के लिए यहाँ पर रख सकते हो। यह बात सुनकर कृष्णा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसी तरह से वो सभी बिल्डिंग के घर जाकर एक एक लड़के को उनके घर पर रुका देता है। वहीं यह काम निपटाकर जब वो घर आता है, वहीं यहाँ पर राजा ने उसके परिवार वालों को गाँव की सभी बातें उनके फैमिली को बता दी थी कि कृष्णा और उसके साथ प्यार कैसे हुआ। ये सुनकर कृष्णा की बहन बोलती है कि आज तक तुमने मुझे कभी लिफ्ट नहीं दी, लेकिन इस लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, ऐसा लगता है कि तुम सुधर गए हो। तभी वहाँ पर कृष्णा के फादर आ जाता है और वो उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर कृष्णा अपने फादर को सच नहीं बताता। वो अपने फादर से बोलता है कि यह मेरे दोस्त है और यहाँ पर काम के सिलसिले से आई हुई है, कुछ दिन के लिए ये हमारे घर पर ही रहेगी। यहाँ पर कृष्णा के परिवार को राजा बहुत ही पसंद आ गई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कृष्णा राजू से मिलने जाता है। यहाँ पर राजू भी इन सभी लड़कों को
को शादी करवाने के लिए कृष्णा को सेल्वा भाई के पास लेकर जाता है। दरअसल सेल्वा भाई मैरिज ब्यूरो चलाता था। उन्होंने आज तक बहुत सारे लड़के और लड़कियों को शादी करवाई थी, लेकिन यहाँ पर ये सारे लड़के गांव में पले बड़े थे और ये लोग बहुत ही भोले होते हैं और इसी की वजह से उन्हें सभी लड़कियां रिजेक्ट कर देती है और इनके कहीं पर भी शादी तय नहीं हो रही थी। ये सब देखकर सेल्वा भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कृष्णा से बोलता है कि इन लड़कों को शादी मैं नहीं करवा सकता। अब ये सुनकर कृष्णा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो रात को राजा से यही बात कर रहा होता है कि इन लड़कों को शादी अभी तक फिक्स नहीं हुई है। ये सुन राजा उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, जैसे तुम और हम एक दूसरे से मिले इसी तरह से उन्हें भी उसकी लाइफ पार्टनर कहीं पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट डे को कृष्णा की बहन की शादी जिस लड़के से तय हुई थी वो लड़के आते हैं जिसका नाम रमेश होता है। वो रमेश कृष्णा की बहन को देखने के लिए उसके घर आता है, लेकिन उसे बहुत सारे लोगों से एलर्जी थी। वो भीड़ भाड़ में नहीं रह सकता था क्योंकि उसे एंजाइटी होने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर सभी लड़के जैसे ही उसे देखता है तो उसके पास आकर उसे गले मिलने लगते हैं। ये सब देख रमेश उन लड़कों को देखकर बोलता है कि अगर ये लड़के मेरे शादी में आएंगे तो मैं शादी के मंडप से उठकर चला जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो वहां से चले जाता है। वहीं यहाँ पर कृष्णा उन लड़कों को शादी में आने से मना कर देता है, लेकिन उन लड़कों ने शहर की शादी कभी नहीं देखी थी, इसीलिए वो सभी लोग शहर की शादी देखना चाहता था और इसी कारण वो शादी में कोई पंडित बनकर तो कोई वेटर बनकर और कोई काम वाला बनकर वो लोग शादी में घुस जाते हैं। वहीं इधर दूल्हे का लड़का नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो वहां पर हंगामा खड़ा कर देता है। वहीं दूल्हे के कपड़ा ढूंढने के लिए वहां पर सभी लोग जाते हैं। तभी यहाँ पर रमेश देखता है कि उसके शादी वाले कपड़े उनमें से एक लड़के ने पहने थे। यह देखकर रमेश समझ जाता है कि उसके मना करने के बावजूद भी यह सारे लड़के यहाँ पर शादी में आए हुए हैं, इसीलिए वो शादी छोड़कर गुस्से में वहां से चले जाता है। अब शादी टूटने की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। यहाँ पर कृष्णा राजा को बाहर ले जाकर उसे ही दोषी ठहराने लगता है, ये कहकर कि तुम्हारे गांव के लड़कों की वजह से आज मेरी बहन की शादी टूट गई है, अब तुम ही बताओ उसे कौन शादी करेगा। लेकिन राजा को यह बात बहुत ही बुरी लगती है और वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर मंडप में आग लग जाता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं कृष्णा अपने परिवार वाले को बचाने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन आग की लपटें बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए वो अंदर नहीं घुस पा रहा था। तभी यहाँ पर ये 60 लड़के वहां पर आकर अपनी जान की परवाह किए बिना ही आग के अंदर कूद जाते हैं और सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लाते हैं। अब यह सब देखकर कृष्णा के मन में उनके लिए बहुत ही रेस्पेक्ट पैदा हो जाता है और वो उन सभी लड़कों से सॉरी बोलकर थैंक यू बोलता है। उतने में ही वहां पर दुल्हा रमेश भी आ जाता है और कृष्णा के परिवार वाले से माफी मांगते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। वही यहाँ पर वो कृष्णा की बहन से बोलता है कि तुम्हारे जैसे अच्छी लड़की मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन कृष्णा को वहाँ पर राजा कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। यहाँ पर सभी लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर भी राजा उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी कृष्णा को याद आता है कि उसने राजा को एक बार डिजिटल वॉच गिफ्ट किया था। यहाँ पर कृष्णा उस वॉच के जीपीएस के जरिए राजा को ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि उसका लोकेशन एक हाईवे पर दिखाई दे रहा था। ये जानकर राजा को ढूंढने के लिए वो लोग वहाँ पर हाईवे में पहुँच जाता है। तभी हाईवे से एक बड़ा सा ट्रक गुजर रहा था और उस ट्रक के अंदर ही राजा के लोकेशन दिखाई दे रही थी। अब यह देखकर वहाँ पर 60 लड़के और राजा तुरंत ही उस ट्रक के सामने आकर उस ट्रक को रोक देता है और उसके ड्राइवर और मालिक को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। और जब वो उस ट्रक को ओपन करता है तब उन्हें मालूम चलता है कि उसके अंदर बहुत सारी लड़कियां थी और राजा भी उसी के अंदर थी। दरअसल इन सभी लड़कियों को किडनैप करके दूसरे देश में बेचने के लिए ले जा रहा था। वही यहाँ पर तुरंत ही पुलिस वाले और मीडिया भी पहुंच जाते हैं और उन गुनहगारे को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तभी यहाँ पर कृष्णा को मालूम चलता है कि ये सभी लड़कियां एक अनाथ आश्रम में रहने वाली है। तब तक उन लड़कियों के आश्रम के मैडम भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर वो कृष्णा को थैंक यू बोलते हुए बोलती है कि तुम्हारी वजह से हमारी लड़कियां का जान बच गई है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तब कृष्णा अपने दिमाग लगाते हुए कहता है कि मेरे साथ मेरे
मेरे सारे दोस्तों ने अपनी जान पर खेलकर इन लड़कियों को बचाया है और यह सभी लड़के भी कुमारे हैं। अगर आप चाहो तो हम इनकी शादी करवा सकते हैं। इन लोगों के गांव में बहुत ही ज़्यादा खेती बाड़ी है और यह लड़के दिल के भी बहुत ही अच्छे हैं। यह बात सुनकर वो महिला भी इसके लिए मान जाती है और हम कहानी के एंड में देखते हैं कि कृष्णा और राजा, उसकी बहन और रमेश के साथ साथ उन 60 लड़के की शादी भी एक ही मंडप में होती है, जिससे कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में प्रभाकर और सत्या के पास आता है। यहाँ पर सत्या अपने मालिक से बोलता है कि पूरी कहानी में आप तो कहीं पर भी नहीं दिखे, तो आप इन कहानी में कहाँ पर थे। ये सुनकर प्रभाकर बोलता है कि उन लड़कियों को जो किडनैप किया था वो किडनैपर मैं ही था। इन लड़कों ने मुझे उसी वक्त माफ कर दिया था क्योंकि मेरी ही वजह से उन 60 लड़कों को उसके लाइफ पार्टनर मिले थे और मैं भी अपना सजा काट कर इसी गांव में रहने के लिए आ गया और तब से मैं इन लोगों के साथ इसी गांव में रह रहा हूं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।